जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अभिषेक मतलबी, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल उपकार स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार के इतिहास के बारे में। हम लोग बिहार के भूगोल को लमसम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नए विषय के साथ बिहार के इतिहास। आइए देखते हैं हम लोग बिहार के इतिहास के बारे में। सबसे पहला चैप्टर है बिहार के इतिहास के प्राचीन स्रोत। बिहार के प्राचीन इतिहास के स्रोत पढ़ेंगे। इसको दो भाग में हम लोग बांट के पढ़ सकते हैं आसानी से। पहला पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। तो हम लोग पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत में कहाँ कहाँ से कौन से चीज़ प्राप्त हुए, साहित्यिक स्रोत में क्या क्या था, क्या कौन सा ग्रंथ में क्या लिखा था, क्या इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम देखते हैं। पहला पढ़ते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में पुरातात्विक मतलब क्या क्या समझ रहा है? जो खुदाई में जो प्राप्त हुआ ना, जैसे वस्तु, बृहद भांड, अभिलेख, इस सब में कहीं ना कहीं बिहार का नाम लिखा है, चाहे बिहार का उल्लेख प्राप्त है। जो खुदाई के दरमियान हमें जो मिला, जो अभिलेख में जो प्राप्त लिखा है, उस सब को हम लोग पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत मानते हैं। क्या है? तो पुरातात्विक स्रोत में पूर्व मध्य प्रस्तर युगीन औजार। पूर्व मध्य प्रस्तर युगीन जब आदि मानव के लोग के समय थे, जब मतलब कि औजार पत्थर के हुआ करते थे, उस समय का जो औजार कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है बिहार में, तो देख लीजिए कि उस समय के औजार मुंगेर, नालंदा, जब बिहार और झारखंड एक था उस समय सिंहभूमि और रांची में भी प्राप्त, मतलब कि ये इसलिए बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए अबनो अलग हुआ, जब 2000 से पहले जब बीपीएससी का एग्जाम होता था, बिहार झारखंड एक हुआ करता था, तो उस समय पूछा करता था कि पुरातात्विक स्रोत जो प्रस्तर युगीन जो औजार है वो बिहार के कौन कौन से जिले से प्राप्त है। तो उस समय तो हजारी भूमि और सिंहभूमि तो बिहार झारखंड एक ही था। तो याद रखिएगा कि जो प्रस्तर युगीन औजार है वो बिहार के मुंगेर, नालंदा, रांची और सिंहभूमि जो अब झारखंड में चला गया वहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब है नवपाषाण युगीन औजार। नवपाषाण काल के जो भी औजार है वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो चेरांद, वैशाली, चेचर, मतलब चेरांद जो छपरा में है और जो चेचर वो वैशाली हाजीपुर में है, ठीक है। वहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं? नवपाषाण के औजार प्राप्त हुए हैं। ताम्रपाषाण के भी औजार प्राप्त हुए हैं, चेरांद से, चेचर से, सोनपुर से, मनेर से, सेनुवार जो रोहतास में है, यहाँ से वस्तुएं और बृहद भांड मतलब बर्तन प्राप्त हुए हैं। यह सब चीज़ पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब है कि अब कैसे पता चला कि बिहार में है जो प्राप्त हुए कैसे? तो क्या होता है कि जब पुराना सामान जब मिलता है ना, तो उसको चेक किया जाता है कि किस युग के थे। तो जब जो पुरातात्विक स्रोत जब खुदाई करके प्राप्त हुआ, जो औजार जो बर्तन वगैरह प्राप्त हुआ, तो उसको कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा उसको जब जांचा गया कि भाई कब का है, किस समय का है, तब तो पता चलेगा कि कौन सा क्षेत्र कितना पुराना है। तो जब प्राप्त हुआ चिरांद में, जब प्राप्त हुआ जो तांबा का औजार था, तो पता चला तो ये ताम्रपाषाण युगीन औजार है जो बिहार में प्राप्त हुआ था। तो उस डेटिंग विधि से पता चल रहा है कि ये सब औजार इस काल के थे, ठीक है। अब है एक क्वेश्चन है हमेशा कि याद रखिएगा कि लोहे का उपयोग भारत में 1000 ईसा पूर्व पहले हुआ था। पहले के लोग जो आर्य लोग थे वो लोहा से अभिन्न थे, मतलब उससे पहले जो थे उस समय लोहा का आविष्कार नहीं हुआ था। लोहा का इसका आविष्कार बाद में हुआ, उसका उपयोग बाद में हुआ। तो याद रखिएगा 1000 ईसा पूर्व लगभग लोहे का उपयोग भारत में हुआ था। अब आते हैं कुछ अभिलेख प्राप्त हुए हैं बिहार में। कुछ अभिलेख प्राप्त हुए जो सिद्ध करते हैं कि इसमें बिहार का नाम है, इसमें बिहार का शान है, इसमें बिहार का मान और अभिमान सब है। तो क्या है कि मौर्यकालीन अभिलेख, मौर्यकालीन चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनाया गया वंश, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया वंश, कौन? मौर्य वंश। तो मौर्य वंश उस कालीन जो अभिलेख मिले हैं उसमें क्या क्या है, कहाँ कहाँ कौन मिले हैं? तो लौरिया, अरेराज, नंदनगढ़। लौरिया, अरेराज, नंदनगढ़ आप पूर्वी चंपारण मोतिहारी में जाइएगा तो वहाँ जो प्राप्त हुए हैं वहाँ से बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। अब क्या है? रामपुरवा अभिलेख, ठीक है, वो मोतिहारी में ही है। बराबर की गुफा,
बराबर की गुफा में, बराबर की गुफा कहाँ है भाई? भाई बराबर की गुफा हमेशा पूछता है, गया और कहाँ है? जहानाबाद के बॉर्डर पर बराबर की गुफा है, जो अशोक के जो पोता थे दशरथ, उनके द्वारा क्या किया गया? बराबर की गुफा को काटकर क्या किया गया? बराबर की गुफा को काट के आजीवक संप्रदाय के लिए दे दिया गया। आजीवक संप्रदाय बोकलीपुत गुसाल थे ना, तो आजीवक संप्रदाय को क्या किया गया? दे दिया गया। कौन दिए थे? अशोक के पोता दशरथ। तो वही जो बराबर की गुफा है उससे भी प्राप्त हुआ है अभिलेख। तो कौन सी भाषा में थे? भाषा प्रकृत थी और लिपि ब्राह्मणी थी। क्या थी? भाषा प्रकृत थी और लिपि ब्राह्मणी थी। पटना में यक्ष की प्रतिमा प्राप्त हुई है। जो पटना है हमारा, जो बिहार की राजधानी पटना है, वहां पर यक्ष की प्रतिमा क्या हुई है? प्राप्त हुई है। वहां भी जो 2 लेख अभिलेख मिले हैं। क्या मिले हैं? 2 अभिलेख मिले हैं। ठीक है, अब आते हैं गुप्तकालीन अभिलेख। गुप्त काल, जैसे मौर्य वंश वैसी गुप्त वंश, गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त। ठीक है, तो गुप्त वंश के अभिलेख से भी कुछ प्राप्त हुए हैं जो सिद्ध करता है बिहार के बारे में। ठीक है, तो गुप्तकालीन में एक बसाड है वैशाली में, वैशाली जिला, वही हाजीपुर जिला, एक वैशाली लिच्छवी सब महाजनपद भी रहा है। ठीक है, तो जो बैसाड है, वैशाली जिला जो है, उसमें प्राप्त जो मोहर है, मोहर ना होता है, जैसे स्टाम्प मोहर होता है, जैसे डॉक्टर के मोहर होता है, जैसे एसपी साहब के मोहर होते हैं, डीएम साहब के मोहर होते हैं, तो उस ढंग उस समय में गुप्तकालीन मोहर जो है कहाँ प्राप्त हुआ है? बसाड वैशाली से। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुवा स्वामिनी, जो चंद्रगुप्त द्वितीय की जी पत्नी थी ध्रुवा स्वामिनी, जो गोविंद गुप्त की माँ थी। ठीक है, गोविंद गुप्त की माँ थी। ठीक है, उन्हीं के द्वारा क्या है ये, उन्हीं के समय में ये सब प्राप्त, उन्हीं समय में जो मोहर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उस पर इनकी माँ का, मतलब गोविंद गुप्त की माँ का भी नाम, या बोले तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का भी नाम मिला है। ठीक है, भाषा क्या था? संस्कृत। लिपि क्या थी? ब्राह्मणी। भाषा क्या था? संस्कृत, और लिपि थी ब्राह्मणी। याद रखिएगा, ये गुप्तकालीन है। श्रीलंका के एक बौद्ध भिक्षु थे, श्रीलंका के एक बौद्ध भिक्षु थे, उसका नाम था महामना द्वितीय। उन्होंने क्या किया कि जो गया वज्रासन, गया में एक क्या किया, एक बड़ा राजप्रसाद बनवाया था। ठीक है, इससे भी मतलब ये इसमें भी ये बिहार का नाम झलकता है, और इससे भी प्राप्त होता है कि बिहार का नाम बहुत दूर तक, श्रीलंका, वो तो बताइए, समझ जाइए कि श्रीलंका के लोग बहुत दूर, जो भारत देश से अलग है, वहां के बौद्ध भिक्षु आके बिहार में एक राजप्रसाद बनवाया। ठीक है, तो ये गुप्तकालीन थे उस समय। अब आइए पालकालीन अभिलेख। ठीक है, पालकालीन अभिलेख, देवपाल, पाल वंश मतलब पाल वंश। तब देवपाल जो राजा थे, वो मुंगेर में जो अभिलेख प्राप्त हुआ वो देवपाल वंश के थे, मतलब पाल वंश के देवपाल राजा ने बनवाया था। क्या समझे? देवपाल का मुंगेर अभिलेख। अब है महिपाल का बाणगढ़ अभिलेख। महिपाल राजा है, उनका जो अभिलेख था वो बाणगढ़ से प्राप्त हुआ। ठीक है, इससे भी हमारा बिहार की छवि झलकती है और बिहार का नाम मिलता है। ठीक है, और पता चलता है कि ये बिहार से ही रिलेशन है। अब बाद में तो खुदाई से प्राप्त हुआ ना, तब ना पता चला कि हाँ ये बिहार में था और फलना समय का था, फलना राजा किया। पुरातात्विक स्रोत के बाद, मतलब खुदाई के बाद प्राप्त हुआ। फिर है मुजफ्फरपुर से प्राप्त अभिलेख। भाषा क्या थी? संस्कृत। भाषा क्या थी? संस्कृत। अब आइए साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में ऋग्वेद, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण, उपनिषद आदि सब में बिहार का उल्लेख मिलता है। साहित्यिक स्रोत को भी 2 भाग में अब बांट के पढ़ सकते हैं, एक धार्मिक ग्रंथ और दूसरा गैर धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक स्रोत या गैर धार्मिक स्रोत। तो धार्मिक स्रोत में आइए, धार्मिक स्रोत में कैसे क्या हुआ? वेद हो गया, उपनिषद हो गया, ये सब धार्मिक स्रोत हो गया। बौद्ध धर्म का स्रोत हो गया, जैन धर्म का स्रोत हो गया। ठीक है, गैर धार्मिक में क्या हुआ कि जो मतलब कि यात्री थे, जो बड़े दूसरे देश से आते थे बिहार में, जैसे उस समय नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया की सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थी, तो उसमें पढ़ने आते थे। तो उन्होंने क्या किया कि बिहार के बारे में ग्रंथ लिखा, बिहार के बारे में किताब लिखा, उससे भी हमारे बिहार के बारे में पता चलता है। तो
धार्मिक स्रोत और गैर धार्मिक स्रोत। कुछ क्वेश्चन है, देखिए कि बिहार का प्रथम उल्लेख किस में मिलता है। ये क्वेश्चन आप हमेशा याद रखिए बाबू, ये आप याद रखिए, नोट कर लीजिए कि कभी सेट में उठाइएगा, मिलेगा आपको जी। हम कह रहे हैं बिल्कुल मिलेगा, हमको भी मिलता है, हम भी पढ़ते थे, हम भी देखते हैं। तो आप नोट करते चलिए कि बिहार का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, उसको ब्रात्य कहा गया है। क्या कहा गया है? ऋग्वेद में बिहार को क्या कहा गया है? ब्रात्य। ठीक है, ब्रात्य कहा गया है। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अब आइए, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख क्या मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। किस नाम से मिलता है भाई मेरे? हो गुरुजी, किस नाम से मिलता है? तो गुरुजी लिखिए, कीकट या कीकर कहा गया है। क्या कहा गया है? ऋग्वेद में मगध साम्राज्य। अब मगध साम्राज्य में कौन? पाटलिपुत्रा, राजगीर, मगध की राजधानी गिरिवृष, राजगीर, हर्यक वंश, बिंबिसार, ठीक है, पहले राजा। तो मगध का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और मगध को उस समय कीकट कहा गया है। क्या कहा गया है? कीकट कहा गया है। चलिए, अगंतुर निकाय और भगवती सूत्र में महाजनपद का उल्लेख है ना। आगे पढ़ेंगे महाजनपद, 16 महाजनपद, 16 पूरा भारत में 16 लगभग 16 महाजनपद था। अगंतुर निकाय में इसका उल्लेख किया गया है। तो महाजनपद में बिहार के 3 गो महाजनपद थे, मालूम होवे करेगा। कई गो महाजनपद थे बिहार के? तो 3 महाजनपद बिहार में थे। कौन कौन थे भाई? मगध, अंग और विदेह या मिथिला या लिच्छवी। ठीक है, तो 3 महाजनपद बिहार में थे। और पूरा भारत का, बोले तो पूरा दुनिया का सबसे शक्तिशाली जनपद मगध जनपद हुआ करता था। वो हर्यक वंश राजा हुए बिंबिसार, उस समय से मगध साम्राज्य पूरा चरमोत्कर्ष पर हो गया और आगे जाते जाते विश्व का सबसे शक्तिशाली वहाँ जनपद बन गया मगध। तो मगध में महाजनपद में 3 बिहार का जनपद है। कौन कौन है? तो मगध है, अंग भागलपुर, चंपा जिसकी राजधानी, विदेह या मिथिला या लिच्छवी ये मुजफ्फरपुर, ठीक है, इसकी राजधानी। अब है वायु पुराण में गया को असुरों का राज कहा गया है। गया कौन? बोध गया है ना जी, बोध गया जिला, उसी को वायु पुराण में असुरों का राज की चर्चा कही गई है। यह आपको वायु पुराण में गया के बारे में मिलता है। ठीक है, अब आते हैं गैर धार्मिक स्रोत। तो गैर धार्मिक स्रोत में जैसे अरबी यात्री थे, फारसी यात्री थे, यूनानी थे, जो भी थे, जो भारत में आए, जो बिहार में आए, उन्होंने भी अपना अपना किताब लिखा, अपना ग्रंथ लिखा जिसमें बिहार की चर्चा की गई है। कुछ नाम है, आप नोट कर लीजिए, ये बिहार का बीपीएससी या बिहार दरोगा में पूछता ही है। ठीक है, नोट कीजिए क्या है। तबकाते नासिरी मिन्हास द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तबकाते नासिरी। फिर है बसातुनुल उन्स, ये इख्तासान दहेलवी द्वारा लिखा गया। तारीखे शेर शाही जो ग्रंथ है वो अब्बास सरवानी द्वारा लिखा गया। शेर शाही से पूरा क्लियर हो रहा है कि ये जो बुक लिखा गया है ये शेर शाह के समय में लिखा गया। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह, वही शेरशाह, सासाराम वाले। ठीक है, तो तारीखे शेर शाही अब्बास सरवानी ने लिखा। अब है अफसानाए शाह लिखा है शेख कबीर ने। अफसानाए शाह शेख कबीर ने लिखा है। उसके बाद लिखा है बराहिस्तान ए गैबी, किसने लिखा? मिर्जा नाथन ने लिखा है। याद लिखिएगा भाई साहब, ये सब नोट कर लीजिए, कभी कभी पूछेगा तब पता चलेगा। सर ये पुस्तक के बारे में तब पढ़े ही नहीं तो जवाब को क्या दे भाई, इस ग्रंथ के लेखक कौन है? तो याद कीजिएगा, लिख लीजिए। फिर है वकियाते मुस्ताकी रिजकुल्लाह ने लिखा है।
रिजकुल्लाह ने वकियाते मुस्ताकी लिखा है। ये गैर धार्मिक स्रोत है। अब है बौद्धिक स्रोत। बौद्धिक स्रोत मतलब बुद्ध के समय, बौद्धिक स्रोत मतलब कि बुद्ध के समय लिखा गया जो भी ग्रंथ है उसमें भी बिहार का नाम है। तो क्या है, सियूकी, ये से हेंगसांग आया था ना, हेंग्स का हर्षवर्धन के शासनकाल में सियूकी नामक पुस्तक लिखा था, उसमें बिहार का चर्चा दिया गया। नालंदा विश्वविद्यालय को बताया गया दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, बहुत बड़ा विश्वविद्यालय। जब उसको वो आए थे एगो चचा, कथी नाम था, बख्तियार खिलजी, हमर चचा नहीं है, सबके ककरो होंगे, तो वो बख्तियार खिलजी आए थे, गधा आदमी जला दिया नालंदा विश्वविद्यालय को। चलो ऐसा जलाया 6 महीना तक पुस्तक, इतना पुस्तक था, मतलब एक पन्ना को जलाने में 1 सेकेंड लगता है, तो सोचिए इतना पुस्तक था कि इतना पन्ना रहा होगा उस पुस्तक में, इतना पुस्तक रहा होगा कि 6 महीना तक पुस्तक जलता रहा। बख्तियार खिलजी आके जला दिया नालंदा में, नालंदा विश्वविद्यालय को। तो उसी नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा किया है किसने, हेंगसांग ने, सियूकी नामक पुस्तक लिख के। ठीक है। बौद्ध धर्म के समय, उस समय जब बौद्ध धर्म चरम उत्कर्ष पर था, तो उस समय मिलिंद पिनिहो द्वारा भी लिखा गया, जो बिहार का चर्चा मिलता है। दीपवंश, महावंश और त्रिपिटक में भी बिहार का चर्चा है। त्रिपिटक, धम्मपिटक, बिना पिटक और सूत पिटक, 3 पिटक धर्म, बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक में कौन है, बिना पिटक, धम्मपिटक और सूत पिटक। ठीक है। अब है जैन स्रोत, कल्प सूत्र भद्रबाहु द्वारा रचित, उसमें भी बिहार का चर्चा है। भगवती सूत्र में भी बिहार का चर्चा है। अब आते हैं कुछ अन्य स्रोत, बहुत कवि, तो भाई कवि, बिहार कवि और विद्वान का कमी नहीं है बिहार में बाबू। हर बाबू को, किसी बाबू को लगता होगा कि बिहार में क्या है, बिहार में क्या है, मतलब कुछ अनपढ़ गंवार लोग रहते हैं, तो भाई सुन ले, सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में ही था। आज न तो उन्हीं डीन हाँक रहा है, हम IITN है, हम IIM है, हम फलना है चिलना है। अरे वो IITN भी उसमें जो पढ़ाता है ना साइंस के बारे में, उसका वर्णन पहले से ही बिहार में रख कर चुका गया। नालंदा विश्वविद्यालय में कितने सारे ग्रंथ जल गए, उसमें कितना सारा साइंस का बात कहा गया। अगर वो शायद आज बच गया रहता तो फिर बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होता। तो क्या है, तो बिहार में विद्वानों का कमी नहीं थे, रचयिता मत कवि का कवि नहीं थे। तो विद्यापति जी थे, नाम तो सुना ही होगा ना विद्यापति का। विद्यापति जी थे, उनका जो क्या था, उनका जो लिखा गया पुस्तक था कीर्तिलता कीर्ति पताखा। लिख लीजिए, कभी कभी पूछता है कि कीर्ति पताखा किनके द्वारा लिखा गया है, कीर्तिलता किनके द्वारा लिखा गया है, तो कीर्तिलता या कीर्ति पताखा विद्यापति द्वारा लिखा गया। फिर क्या है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ये भी विद्वान थे, ये भी लेखक थे, ये भी इनकी रचना है वर्ण रत्नाकर। इनकी क्या रचना है, वर्ण रत्नाकर। ये भी इससे भी बिहार का, इसमें भी बिहार का छवि मिलता है। और अब है चंदेश्वर, इनके द्वारा भी लिखी गई रजनी रत्नाकर। ठीक है। तो ये अन्य स्रोत हो गए। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़े हैं बिहार के प्राचीन इतिहास के स्रोत, जिसमें पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत को पढ़े हैं। पुरातात्विक स्रोत में कौन सा युग में कौन सा औजार मिला, कौन से अभिलेख से क्या मिले, कौन अभिलेख कहाँ मिले, गुप्त काल, मौर्य काल, पाल काल। साहित्य में गैर धार्मिक स्रोत, बिहार में प्रथम उल्लेख ऋग्वेद बराते मिलता है। सर्वप्रथम मगध को कीकट कहा गया है ऋग्वेद में। अगंतुर निकाय भगवती सूत्र में महाजनपद का उल्लेख मिलता है। और ये गैर धार्मिक स्रोत। ये रहा आपका बिहार के प्राचीन इतिहास के स्रोत। दोस्तों आप लोग जरूर नोट करते चलिए। इससे पहले हमने 5-10 वीडियो बिहार के भूगोल को भी देखा है। अगर आप भूगोल नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब पे जाके, चैनल पे जाके भूगोल को भी पढ़ लीजिए बढ़िया से। आने वाले जो BPSC या बिहार दरोगा या बिहार पुलिस के जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होगा आप लोग को। अगर आपका वीडियो
अच्छा लगा हो और लगा हो कि कुछ मज़ेदार है, लगा हो कि बहुत अच्छा चीज़ है, तो प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें भी साहस दें ताकि हम भी आगे बढ़ें। तब तक के लिए जय हिंद।